हेलो एवरीवन, मैं क्षितिज सक्सेना स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का दोबारा से एक बार आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल चलो मैथ्स करें पे। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आप लोगों ने छोटी क्लास में भी करी होंगी। क्लास 8th में हम लोग करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। आप लोगों ने क्लास 8th में सीखा होगा उसको, उसका एप्लीकेशन हमारे क्लास 9th के अंदर भी है और क्लास 10th के अंदर भी ये चैप्टर हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यस, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे हमारे एग्जाम में आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमारे होंगे यहाँ पे। पहला क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने है दैट इज दिस: फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन √2x² + 7x + 5√2। इसके हमको रूट्स फाइंड करने हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब फैक्टराइजेशन मेथड को आप लोग ध्यान रखिएगा कि फैक्टराइजेशन मेथड को हम लोग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म भी बोलते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड अगर आपको कहीं भी समझ दिखे तो समझ जाइएगा कि ये हमको मिडल टर्म स्प्लिटिंग से करना है। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है √2x² + 7x + 5√2 = 0, है ना। अब जैसा कि हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है दिस इज स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, मतलब ये जो मिडल टर्म हमारी है 7x, इस 7x को हमको स्प्लिट करना है दो पार्टों में। दो पार्ट, अब वो दो पार्ट हमारे कौन से होने चाहिए? वो दो पार्ट हमारे होने चाहिए जो x² का कोएफिशिएंट है दिस, एंड जो हमारा कांस्टेंट है उसके फैक्टर्स में हमको इसको स्प्लिट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनके फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे। अगर मैं √2 × 5√2 कर दूं तो ये हो जाएगा मेरा 5 × √2 × √2 2 हो गया, ये हो गया 10। अब 10 के फैक्टर्स हमारे सामने हैं पहले ही 5 एंड 2। तो 7x को मेरे को 5 एंड 2 में अगर मैं स्प्लिट करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं √2x² + 2x + 5x + 5√2 = 0। अब आप ध्यान से देखिएगा 7x को मैंने स्प्लिट कर दिया 2x + 5x में, और अगर मैं इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करूं तो वो इन दोनों का ही प्रोडक्ट निकल के भी आता है। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। अब हमको देखना है यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है। ये फर्स्ट पेयर हम लोग बना लेंगे ये वाला, सेकंड पेयर हम लोग बना लेंगे ये वाला। क्या कॉमन आ रहा है इसमें? इसमें हमारा आएगा √2x कॉमन आएगा। √2x अगर मेरा कॉमन आ गया तो पहली टर्म में बचा x + √2 बचा, क्योंकि √2 × √2 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कॉमन आएगा खाली 5, क्या बचेगा? x + √2। मेक श्योर कि जब आप कॉमन लें तो ये जो ब्रैकेट वाली टर्म होती है ये ब्रैकेट वाली टर्म दोनों में सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ √2x + 5 ले लूँगा, और क्या बचा? x + √2 = 0। अब कोई भी दो टर्म्स का प्रोडक्ट अगर हमारा 0 है तो ऐसा कब होता है? तब होता है जब इन दोनों में से कोई ना कोई टर्म हमारी 0 हो, या तो दोनों टर्म भी 0 हो सकती हैं। तो हम दोनों टर्म को 0 मान लेंगे। √2x + 5 अगर 0 है तो x की वैल्यू जो हमारी एक आ गई वो आ गई -5/√2, पहली वैल्यू। दूसरी जो हमारी आ जाएगी वो आ जाएगी -√2, जो कि इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है। तो हमने क्या किया, बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन था। इक्वेशन हमको दे रखी है। कभी कभी बच्चे एग्जाम में रूट की टर्म को देखकर टेंशन में आ जाते हैं कि इसको कैसे हम फैक्टराइज करें, इसको कैसे हम स्प्लिट करें। तो बहुत आसान है, √2 × 5√2 10 कर दिया, 10 के फैक्टर 5 और 2 में हमने 7 को स्प्लिट कर दिया। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फाइंड 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ whose स्क्वायर्स इज 365। अब देखिए 2 consecutive का मतलब होता है एक के बाद एक, है ना, मतलब उसके बीच में कोई भी टर्म मिसिंग नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल consecutive की बात करूं तो 1 और 2 हमारे consecutive नंबर है, एक के बाद एक, इनके बीच में कोई हमारा पॉजिटिव इंटीजर नहीं आता। 3 और 4 हमारा consecutive टर्म्स है। तो ऐसे ही 2 consecutive टर्म्स हमसे पूछी गई है ना। अब अगर मैं ये मान लूँ कि हमारी लेट द फर्स्ट consecutive पॉजिटिव इंटीजर, इसको मिटा देता हूँ, इंटीजर बी x। पहला अगर मैंने पॉजिटिव इंटीजर मैंने x ले लिया, x, तो आप लोग मुझे बताइए कि दूसरा पॉजिटिव इंटीजर मेरा क्या होगा इसका कॉन्जिक्यूटिव। अब अगर 1 का कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर 2 है तो अगर पहला x लिया तो दूसरा क्या होगा x + 1।
तो सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव हमारा जो पॉजिटिव इंटीजर होगा दैट वुड बी सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बी x प्लस वन। तो पहला पॉजिटिव इंटीजर हमारा x हो गया, दूसरा हमारा x प्लस वन हो गया। अब हमको दे रखा है सम ऑफ हू स्क्वायर्स, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर हमको दे रखा है 365। अब बस इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमको x की वैल्यू निकालनी है। चलिए, तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मेरा a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन ही होगा, प्लस 2ab, तो ये 2x हो गया, इज इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x, वन जाके वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 364। अब आप देख सकते हैं इन सभी में 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लेके काट दूंगा, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 364 डिवाइड बाई 2 करूँगा तो आएगा 182। अब इसको अगर मैं एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखूँ तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब दोबारा से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब हमको इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करते हैं? x का कोएफिशिएंट तो 1 है और कांस्टेंट हमारा 182 है, तो 182 के अगर मैं फैक्टर्स बनाऊं तो 182 के फैक्टर्स हमारे बनेंगे, ये बनेगा मेरा 13 इंटू 7 हुआ 91 इंटू 2 हुआ 180। तो मेरे फैक्टर्स में बना सकता हूँ 13 एंड 14, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से हम अगर स्प्लिट कर रहे हैं टर्म को तो हमको ये भी देखना है कि सॉल्व करने के बाद ये प्लस x ही आना चाहिए, इसका सिंबल भी चेंज हमारा नहीं होना चाहिए। अब दोबारा से इसको कॉमन ले लेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे और यहाँ से हमको कॉमन लेना है। पहली टर्म से जो हमारा कॉमन आएगा वो आएगा x, ये बचा x प्लस 14, यहाँ से कॉमन लिया हमने माइनस 13, ये बचा x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। दोबारा से सेम स्टेप, x माइनस 13 x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब x की एक वैल्यू जो हमारी निकल के आई वो निकल के आई 13 और x की दूसरी वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई हमारी माइनस 14। अब ध्यान से यहाँ पे देखने वाली बात ये है, क्योंकि हमसे बात करी गई है पॉजिटिव इंटीजर्स की, पॉजिटिव इंटीजर, तो नंबर हमारा क्या होना चाहिए, x की वैल्यू शुड बी पॉजिटिव। तो हमको यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 14 को क्या करना है, इग्नोर, है ना, वहाँ पे लिखना है हमको इग्नोरिंग x इज इक्वल टू माइनस 14। तो x की वैल्यू अगर हमारी 13 आ गई तो जो हमारे 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, एक हमने x लिया था जो कि निकल के आया 13, दूसरा हमने लिया था x प्लस 1 जो कि निकल के आया 14, तो 13 और 14 नंबर्स हो गए जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बहुत ही ज़्यादा ये भी बेसिक क्वेश्चन था, बट सही से हमको समझना है कि कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे क्या। आगे जाके क्वेश्चन हमारे ऐसे आते हैं, वी हैव टू फाइंड कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स। जब वो क्वेश्चन आएंगे तो अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ इट्स हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड्स। तो हमसे यहाँ पे बात करी गई है एक राइट एंगल ट्राइंगल की। यहाँ बना देता हूँ राइट एंगल ट्राइंगल। अब आप सभी लोगों को पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हमारी एक प्रॉपर्टी जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं वो अप्लाई होती है। ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो अगर मैं ये मान लूँ कि लेट द बेस बी x सेंटीमीटर, तो हमारा ऑल्टीट्यूड क्या हो गया, आवर ऑल्टीट्यूड विल बिकम 7 सेंटीमीटर लेस, x माइनस 7 हो जाएगा। यहाँ लिख देता हूँ x माइनस 7, बेस हमने x ले लिया और हाइपोटेन्यूज हमको 13 दे रखा, हाइपोटेन्यूज हमको 13 दे रखा है। अब हमको ये बात पता है कि दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हमारी प्रॉपर्टी पाइथागोरस थ्योरम हमारी अप्लाई होती है। तो ध्यान से पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, वो बोलती है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या होगा हमारा, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 13 स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 14x माइनस 2ab हो गया तो 14x हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू
13 का स्क्वायर होता है 169। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x एज इट इज़ आ गया इज इक्वल टू 169। ये 49 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये मेरा बना 2x स्क्वायर माइनस 14x इज इक्वल टू 120। अब दोबारा से यहाँ पूरे में मेरे को क्या कॉमन दिख रहा है, मेरे को यहाँ पे 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 कॉमन लेके मैं काट दूंगा, तो जो मेरी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 60। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। दोबारा से हमारा एक क्वेश्चन बन चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, हमको इसको सॉल्व करना है मिडल टर्म स्प्लिटिंग से। अब देख सकते हैं आप लोग 60 के फैक्टर्स अगर मैं बनाऊं तो 60 के 2 फैक्टर्स मेरे क्या क्या बनेंगे, 60 के 2 फैक्टर्स मेरे बनेंगे 12 एंड 5, 12 एंड 5। तो उस 12 एंड 5 के थ्रू मैं 7 माइनस 7 को स्प्लिट करूँगा, देखिएगा कैसे। मैंने लिखा एक्स स्क्वायर, अब मेरे को माइनस 7x चाहिए, माइनस 7x, इसका मतलब जो बड़ा वाला नंबर है इन दोनों में से 12 और 5 में से उसके साथ माइनस आएगा, तो मैंने माइनस 12x पहले ले लिया और छोटे वाले के साथ प्लस लगा दिया, माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ये आया x माइनस 12 प्लस 5 x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये हो गया x प्लस 5, ये हो गया x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू हमारे निकल के आई माइनस 5, x की वैल्यू निकल के आई हमारी 12। अब ध्यान से देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि क्योंकि x हमारा एक किसी ट्राइंगल का बेस की लेंथ है ना, लेंथ ऑफ द बेस है, तो क्या कभी भी किसी भी चीज़ की लेंथ माइनस हो सकती है? क्या उसकी लेंथ कभी भी नेगेटिव में आ सकती है? नेगेटिव में नहीं आ सकती, इसलिए दोबारा से हम यहाँ पे लिखेंगे इग्नोरिंग x इज इक्वल टू माइनस 5। माइनस 5 को हमको क्या करना है, वी हैव टू इग्नोर बिकॉज द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ द ट्राइंगल कैन नेवर बी इन नेगेटिव। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 12। x अगर हमारा 12 आ गया, इसका मतलब क्या है कि बेस हमारा 12 आ गया, तो हमारी जो हाइट होगी वो क्या होगी, हाइट हमारी आ जाएगी 12 माइनस 7 निकल के आया 5 सेंटीमीटर। तो बेस 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर, जो कि इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है। और आप लोगों को अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट्स याद होंगे तो 5, 12 एंड 13 एक पाइथागोरस ट्रिपलेट्स ही फॉर्म करते हैं, इसका मतलब हमारा आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है। यस, आप इसको दोबारा से पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। दोबारा से यहाँ पे जो हमारी प्रॉपर्टी लग रही थी दैट वाज पाइथागोरस थ्योरम, वो पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को पता होनी चाहिए। और कभी भी किसी भी चीज़ की लेंथ नेगेटिव आए तो उसको हमको इग्नोर कर देना। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। यस, अब चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है वो है दैट इज नेचर ऑफ द रूट्स। अब हमने पिछले क्वेश्चंस में सीखा कि हम लोगों को अपने इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालने हैं। रूट्स माने x की वैल्यू ही होती है। अब हम सीखेंगे कि हमारे नेचर ऑफ द रूट्स क्या क्या होंगे, व्हाट वुड बी द नेचर ऑफ द रूट्स। सबसे पहले मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ। मैंने लिखा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल फॉर्म है। ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू c। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो है हमारा a, और x का कोएफिशिएंट है b, और c जो होता है वो हमारा होता है कांस्टेंट। अब नेचर ऑफ द रूट्स की अगर मैं बात करूँ तो नेचर जो हमारा डिपेंड करता है रूट का, वो डिपेंड करता है हमारा एक वैल्यू होती है जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिमिनेंट, और जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल D से। अब 3 टाइप के रूट्स हम लोग के होते हैं। सबसे पहले टाइप्स बताने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ D का फॉर्मूला क्या होता है। D निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब दोबारा से एक बार बता देता हूँ कि b जो होता है हमारा x का कोएफिशिएंट होता है, a हमारा x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, और c हमारा इस क्वेश्चन में जो भी कांस्टेंट गिवन है वो सारा हम c से डिनोट करते हैं। अब 3 टाइप ऑफ रूट्स हमारे होते हैं, 1, 2 एंड 3। बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला टाइप अगर मैं आपको बताऊं तो इफ़ d की वैल्यू, अगर d की वैल्यू हम लोगों की ग्रेटर देन 0 है, इफ़ द वैल्यू ऑफ d इज़ ग्रेटर देन 0, तो हमारे किस टाइप के रूट्स निकलेंगे। अगर d की वैल्यू हमारी 0 से बड़ी है तो अवर रूट्स विल बी, ध्यान से देखिएगा, रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल। रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल कैसे होते हैं ये हम आने वाले क्वेश्चंस में सीखेंगे। दूसरा होता है हमारा, अगर d की वैल्यू हमारी इक्वल टू 0 है
तो हमारे रूट्स कैसे होंगे? देन रूट्स विल बी रियल एंड रियल एंड इक्वल। रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। एंड लास्ट जो हमारा होता है वो होता है अगर डी की वैल्यू हमारी लेस देन जीरो है। लेस देन जीरो का मतलब इफ द वैल्यू ऑफ डी इज नेगेटिव। तो नेगेटिव में हमारा होता है नॉन रियल रूट्स। तो ये तीन टाइप के रूट्स का नेचर हमारा होता है, जो कि टोटली डिपेंड करेगा किसके ऊपर? डिपेंड करेगा हमारे डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर। तो कभी भी आपके सामने क्वेश्चन आता है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, तो सबसे पहला काम जो होगा इक्वेशन में हमको डी फाइंड आउट करना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी होता है हमारा एक्स का कोएफिशिएंट, ए होता है हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, सी होता है हमारा कांस्टेंट। अब एक तरीका तो हम लोगों ने सीखा रूट्स निकालने का, दैट इज मिडल टर्म स्प्लिटिंग। अब दूसरा तरीका जो होता है वो हमारा डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगेगा। एक्स की वैल्यू जो हमारी दो वैल्यू निकल के आएंगी, पहली वैल्यू निकल के आएगी माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ये पहली वैल्यू हो गई। दूसरी वैल्यू जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ये दो वैल्यूज़ हैं एक्स की, फॉर्मूले में पुट करके हमको एक्स की वैल्यूज़ निकालनी है। यस, तो आई होप नेचर ऑफ द रूट्स आपको समझ में आया होगा। तीन नेचर ऑफ द रूट्स हमारे होते हैं, रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड इक्वल एंड नॉन रियल रूट्स। अब आप लोग खुद ये देख सकते हैं कि अगर आप देखिए यहाँ पे डी की वैल्यू मेरी रूट में आ रही है, रूट में, तो रूट में अगर वैल्यू मेरी पॉजिटिव है तो एक बार प्लस करूँगा तो वैल्यू दूसरी आएगी, माइनस करूँगा तो वैल्यू दूसरी आएगी, तभी मैंने रियल एंड अनइक्वल लिखा है। अब जीरो कर दिया अगर, तो ये डी की वैल्यू तो पूरी जीरो ही हो गई, तो सीधा माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 2a, तभी मैंने रियल एंड इक्वल लिखा है। अब नॉन रियल मतलब अगर मैं यहाँ पे डी की वैल्यू नेगेटिव में लिख दूँ, तो ये बात आपको पता है कि कभी भी रूट के अंदर हमारी कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, उसको हम उसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, है ना। और उसको आप बड़ी क्लास में आके पढ़ेंगे, उसको हम बोलते हैं आयोटा। इट इज़ द इमेजिनरी नंबर। तो ये तीन टाइप ऑफ रूट्स होते हैं हमारे, जिससे क्वेश्चन भी हम लोग आने वाली क्लास में करने वाले हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अब देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, है ना। तो सबसे पहले हमको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए पहले मैं ए, बी और सी की वैल्यू लिख लूँगा। ए की वैल्यू होती है हमारी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि निकल के आया 2, बी होता है हमारा एक्स का कोएफिशिएंट जो कि निकल के आया -4, और सी होता है हमारा कांस्टेंट जो कि दे रखा है यहाँ पे 3। अब मैंने आपको पहले बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला होता है वो याद करिएगा, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब कुछ नहीं करना, सिंपली इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो d की वैल्यू जो हमारी निकल के आई वो निकली बी स्क्वायर, मतलब -4 का होल स्क्वायर -4, a कितना दे रखा है 2 दे रखा है, c कितना दे रखा है 3 दे रखा है, तो ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर करूँगा 16 आया, -4 2 जाए 8 3 जा 24, 16 - 24 निकल के आया मेरा -8। अब क्योंकि d की वैल्यू मेरी माइनस में निकल के आई है ना, माइनस में निकल के आई है, सो द रूट्स विल बी नॉन रियल रूट्स। तो बहुत आसान है, रूट्स विल बी नॉन रियल रूट्स। पहले आपने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल ली, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू से आपको पता चल जाएगा कि आपके रूट्स कैसे होंगे। इस क्वेश्चन में हमसे ऐसा बिल्कुल नहीं पूछा गया कि आपको रूट्स निकालने हैं, है ना। हमको बस नेचर ऑफ द रूट्स बताना है। डी की वैल्यू निकाली, -8 निकला, तो हमारा आंसर आ गया द रूट्स विल बी नॉन रियल रूट्स। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को किस तरीके से नेचर फाइंड करना है। अब देखिए दोबारा से, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको दे रखी है, इट हैज़ इक्वल रूट्स, है ना, इट हैज़ इक्वल रूट्स। अब थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है ये। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो हमको इक्वेशन दे रखी है उसको हम एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म करेंगे, है ना। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो गया kx² - 2kx + 6 इज इक्वल टू 0। यस, अब दोबारा से जो पहला स्टेप था हमारा, a की वैल्यू लिखूंगा वो होगी k, b की वैल्यू लिखूंगा वो होगी, ध्यान से देखिएगा x का कोएफिशिएंट जो होता है तो पूरा -2kx का कोएफिशिएंट है, c जो हमारा हो गया वो है 6। अब यहाँ पे हमको ऑलरेडी गिवन है कि इट हैज़ इक्वल रूट्स, अब इक्वल रूट जब भी हमारा होता है वो होता है जब हमारी d की वैल्यू 0 होती है, d की वैल्यू 0। तो अब d की वैल्यू हमारी होती है b² - 4ac,
बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 दे रखी है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। बी स्क्वायर हो गया माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4, ए हो गया k, सी हो गया 6 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 4k होल स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 24k, k से k, एक k कट गया, 4k इज इक्वल टू 24, तो k की वैल्यू आ गई 6, k की वैल्यू आ गई 6। तो फॉर द वैल्यू ऑफ k द रूट जो इक्वेशन दे रखी है हमको k x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 हैज़ इक्वल रूट्स, तो k इज इक्वल टू 6 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बहुत आराम से अगर हमको यहाँ पे ये दे रखा होता है इट हैज़ अनइक्वल रूट्स, है ना, अनइक्वल एंड रियल रूट्स, तो हम d की वैल्यू क्या ले लेते, हम d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ले लेते, हम d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ले लेते। अगर नॉन रियल रूट्स होता तो d की वैल्यू लेस देन 0 ले लेते। ठीक है, तो बस आपको d की वैल्यू ध्यान रखनी है कि d की वैल्यू 0 पे कौन से रूट्स होते हैं, ग्रेटर देन 0 पे कौन से होते हैं और लेस देन 0 पे कौन से रूट्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब दे रखा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। अब रेक्टेंगुलर पार्क की बात करी गई है और ये बात आपको पता है कि रेक्टेंगुलर पार्क में एक लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है। यस, तो अगर मैं ये मान लूँ कि लेंथ उसकी L है और ब्रेथ उसकी B है और पेरीमीटर 80 मीटर दे रखा है, तो पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 80। तो L प्लस बी कितना हो गया, L प्लस बी मेरा निकल के आ गया 40। तो अगर मैं लेंथ को x मान लूँ तो ध्यान से देख के बताइएगा, यहाँ से ब्रेथ की वैल्यू जो है हमारी है वो 40 माइनस एल माइनस 40 माइनस एक्स हो जाएगी। तो लेंथ मैंने x मान ली एंड ब्रेथ मेरी 40 माइनस एक्स आ गई। अब यहाँ पे दे रखा है एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। अब व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब x मल्टीप्लाइड बाय 40 माइनस एक्स दे रखा है हमको 400। अब दोबारा से इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, हमको सॉल्व करना है। पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं। ये हो गया 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव ले जाता हूँ, माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हमको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। नहीं सॉरी, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने से पहले हमको ये चेक करना है कि इज इट पॉसिबल, है ना, क्या इसके रूट्स निकल भी सकते हैं, क्या लेंथ एंड ब्रेथ की वैल्यू हमारी रियल निकल भी सकती है कि नहीं निकल सकती। उसके लिए हमको क्या करना है, उसके लिए हमको d की वैल्यू फाइंड करनी है। d होता है मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू पुट करेंगे। बी स्क्वायर हो गया मेरा माइनस 40 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए है मेरा 1, सी है मेरा 400, ये हो गया मेरा 1600 माइनस 1600 जो कि निकल के आया 0, जो कि निकल के आ गया 0। अगर d की वैल्यू मेरी 0 निकल के आ गई, इसका मतलब क्या है कि अवर रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। और हमको इससे ये भी चीज़ पता चल गई कि येस इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क। अगर हमारी d की वैल्यू लेस देन 0 आती तो हमको ये पता होता था कि इट इज़ नॉट पॉसिबल। बट अब क्योंकि d की वैल्यू 0 आ गई है तो रूट्स हमारे रियल एंड इक्वल निकलेंगे। अब दोबारा से एक बार इक्वेशन लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अगर मैं कर दूँ, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी निकाल सकते हैं या फिर डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। चलिए डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले से निकालते हैं। वैल्यू क्या होती है हमारी, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a और दूसरी होती है माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अब यहाँ पे हमको दे रखा है माइनस बी हो गया मेरा माइनस 40 अपॉन 2, ये भी हो गया प्लस 40 अपॉन 2, क्यों, क्योंकि d की वैल्यू तो 0 ही है, तो ये निकल के आ गया 20, ये भी निकल के आ गया 20। तो जो x की मेरी वैल्यू आ रही है, जो लेंथ की मेरी वैल्यू आ रही है, वो दोनों की दोनों क्या आ रही है, 20 आ रही है। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो लेंथ है वो लेंथ भी 20 है, लेंथ इज ऑल्सो 20 मीटर एंड ब्रेथ इज ऑल्सो 20 मीटर, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। बस हमको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी दे रखा हो इज इट पॉसिबल, तो पॉसिबल है या नहीं वो हमको पता चलेगा d की वैल्यू फाइंड करके, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करके। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मेरी लेस देन 0 आ रही है,
तो समझ जाइएगा कि इट इज़ नॉट पॉसिबल। इक्वल टू 0 है या फिर 0 से ग्रेटर है तो इट इज़ पॉसिबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फाइंड अ नेचुरल नंबर हु स्क्वायर डिमिनिश्ड बाय 84 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर। क्या बढ़िया क्वेश्चन है। फाइंड द नेचुरल नंबर, तो हमने सिंपल सा ले लिया कि लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स। अब क्वेश्चन दे रखा है हु स्क्वायर इज डिमिनिश्ड बाय 84, मतलब एक्स का स्क्वायर डिमिनिश्ड माने घट गया, इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द नंबर, थ्राइस कर दिया उस नंबर में 8 बढ़ाने के बाद, है ना। सबसे पहला काम जो हमारा होता है वो ये होता है कि हमको इक्वेशन फॉर्म करनी है, जो जो कंडीशन हमारी क्वेश्चन में दे रखी है उसको उसके बेसिस पे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 84 इज इक्वल टू 3x प्लस 24, ये आ जाएगा यहाँ पे LHS में ले आता हूँ। एक्स स्क्वायर 3x यहाँ के माइनस 3x हो जाएगा, माइनस 84 माइनस 24 ये हो जाएगा मेरा, दिस विल कम आउट टू बी माइनस 108 इक्वल टू 0। अब दोबारा से मिडल टर्म स्प्लिटिंग से इसके हम सॉल्व कर सकते हैं। 108 के जो फैक्टर्स होंगे दैट कैन बी, अगर हमको 3 क्रिएट करना है दैट कैन बी 9 एंड 12। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9x माइनस 108 इक्वल टू 0। बहुत ध्यान से हमको ये टर्म्स लिखनी है क्योंकि इन टर्म्स को सॉल्व करने के बाद -3 ही आना चाहिए। अगर हम लोग गलती से, अगर हम मान लें गलती से मैंने माइनस का साइन 9 के साथ लगा दिया और प्लस का साइन 12 के साथ लगा दिया, तो ये बात आपको पता है 12 माइनस 9 करके 3 आएगा, -3 नहीं आएगा। तो हमको इस नेगेटिव साइन को भी इग्नोर नहीं करना। अब दोबारा से पहले यहाँ से कॉमन 12x ले लिया, ये बचा x माइनस 12, यहाँ से कॉमन 9 आ गया, ये बचा x माइनस 12 इक्वल टू 0। फिर x प्लस 9 x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो x की एक वैल्यू तो निकल के आ गई -9, अब x की दूसरी वैल्यू निकल के आ गई 12। अब ध्यान से देखने वाली बात यह है कि हमको क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेके 1 2 टिल इन्फिनिटी। क्या हमारा कोई भी नेचुरल नंबर नेगेटिव में हो सकता है? नहीं हो सकता। तो दोबारा से यहाँ पे क्या करेंगे, वी विल इग्नोर द नेगेटिव साइन, वी विल इग्नोर द नेगेटिव नंबर। तो हमारी x की वैल्यू जो निकल के आ गई वो क्या निकल के आ गई, x की वैल्यू निकल के आ गई 12, जो कि इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है। दोबारा से हमको ये चीज़ देखनी है कि अगर x की वैल्यू मेरी -9 निकल के आ रही है तो हमारा कोई भी नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे और दूसरी वैल्यू हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप समझ में आया आप सभी लोगों को। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ओके, दे रखा है नेचुरल नंबर, दोबारा से देखिए नेचुरल नंबर है, मतलब जब हम नंबर सॉल्व कर लेंगे अगर कोई भी आंसर हमारा बाई चांस नेगेटिव आता है तो हमको उसको इग्नोर करना है। अ नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12, तो नेचुरल नंबर को मैंने ले लिया, नेचुरल नंबर भी x इंक्रीज्ड बाय 12, मतलब 12 में x में मैंने 12 इंक्रीज कर दिया, इक्वल टू 160 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल। इट्स रेसिप्रोकल माने इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा 160 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय इट्स रेसिप्रोकल, मतलब 1/x, 1/x। तो इसको थोड़ा सा और अगर मैं सही से लिखूं तो ये x प्लस 12 इज इक्वल टू 160/x ही है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा x को, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 160 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 160 इज इक्वल टू 0। दोबारा से हमारी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, हमको सॉल्व करना है। अब अगर मैं देखूं कि 160 के फैक्टर्स, तो हमारे सबसे पहले तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया 32 इंटू 5 इंटू 5 160। तो इसके फैक्टर्स हमारे बन सकते हैं, वी कैन क्रिएट 20 एंड 8, वी कैन क्रिएट 20 एंड 8। तो इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, एक्स स्क्वायर। अब देखिए क्योंकि साइन मेरा यहाँ पे प्लस 12x दे रखा है तो बड़े वाले नंबर के साथ प्लस लगाऊंगा, माइनस 8x माइनस 160 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे करता हूँ, x कॉमन आ गया, x प्लस 20 माइनस 8 x प्लस 20 इक्वल टू 0, x माइनस 8 x प्लस 20 इक्वल टू 0। x की एक वैल्यू आ गई 8 और x की दूसरी वैल्यू आ गई -20।
दोबारा से सेम कंसेप्ट है, बिकॉज x इज अ नेचुरल नंबर देयर फॉर वी विल इग्नोर x इज इक्वल टू -20, सो आवर आंसर विल बी x इज इक्वल टू 8। अब आप देखिए इसको एक बार थोड़ा सा हम अगर पुट करके देखें, नेचुरल नंबर इंक्रीज बाय 12, 8 में 12 इंक्रीज कर दूंगा तो 20 बन जाएगा, इज इक्वल टू 160 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल। 160 को इसका रेसिप्रोकल 1/8 कर दूं तो ये काट के भी 20 आ रहा है, इसका मतलब आवर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। दोबारा से एग्जाम में कभी भी ऐसे क्वेश्चन आप कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्वेश्चन कर रहे हैं आप, या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन आप कर रहे हैं, जो इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया, तो हमेशा आप अपने आंसर को क्वेश्चन में पुट करके ज़रूर देखिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही है या नहीं। ओके, जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं हमारे जिसमें एक वैल्यू को हमको इग्नोर करना है, वो क्वेश्चंस हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपने वहाँ पे एग्जाम में लिखा नहीं कि इग्नोरिंग x इज इक्वल टू -20 या इग्नोरिंग x की वैल्यू नेगेटिव आपको इग्नोर करनी है, तो आपके नंबर कट जाएंगे। यस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है हमारे लिए। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के भी क्वेश्चन हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर कभी कभी आ जाते हैं, तो बहुत ध्यान से हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन दे रखा है, अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड फॉर 360 किलोमीटर। 360 किलोमीटर, इसका मतलब है कि 360 किलोमीटर हमको डिस्टेंस दे रखा है। वुड हैव टेकन 48 मिनट्स लेस टाइम टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस इफ स्पीड वुड हैव बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर। वी हैव टू फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन, अब देखिए ध्यान से देखना, सबसे पहले मैं लिख दूंगा कि लेट द ओरिजिनल, चलिए सबसे पहले स्पीड टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। बहुत छोटी क्लास में यहाँ से आप लोग ये पढ़ते आ रहे हैं। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब आप इसको कैसे भी लिख सकते हैं, आप इसको डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड भी लिख सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम भी लिख सकते हैं, सब एक ही बात है, लेकिन ये ध्यान रखना है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब क्योंकि हमसे यहाँ पे पूछा गया फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो चलिए मान लेता हूँ मैं, जस्ट अ सेकेंड, इसको थोड़ा सा मैंने मान लिया कि लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। अब क्योंकि मैंने x किलोमीटर पर आवर लिख दिया तो सारे डिस्टेंस को हम लोग किलोमीटर में काउंट करेंगे और टाइम को हम लोग आर में काउंट करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड फॉर 360 किलोमीटर वुड हैव टेकन 48 मिनट्स लेस। इसका मतलब क्या है कि स्पीड की ट्रेन अगर मेरी 360 किलोमीटर पे जा रही है, डिस्टेंस 360 ट्रेवल कर रही है और स्पीड है उसकी 360, स्पीड है उसकी x किलोमीटर पर आवर, तो टाइम का फार्मूला क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अभी मैंने आपको बताया टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और ये टाइम ज़्यादा ले रही है, लेकिन अगर उसकी स्पीड में 5 किलोमीटर बढ़ा दूँ, 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दूँ, तो वो 48 मिनट्स लेस लेगी। मतलब अगर मैं इसमें से डिस्टेंस अभी भी सेम है, बट जो स्पीड है उसकी वो x + 5 हो गई, उसने 5 किलोमीटर पर आवर की अपनी स्पीड को बढ़ा लिया, तो उसने 48 मिनट्स, अब क्योंकि मिनट्स दे रखे हैं लेकिन हमको आर में लिखना है तो उसको डिवाइड बाय 60 कर देंगे, 48 मिनट्स वो लेस ले रही है, 48 मिनट्स लेस ले रही है। ये जो आपका टाइम है, ये जो आपका टाइम है, ये आपका नॉर्मल टाइम है जब उसकी डिस्टेंस तो देखिए सेम ही है, नॉर्मल टाइम है जब उसकी स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर है, लेकिन जब वो अपनी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा लेता है, ट्रेन बढ़ा लेती है, तो 48 मिनट्स लेस लेगी। तो ये स्टेटमेंट बनानी बहुत ज़रूरी है, सही बनानी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद तो सॉल्व भी करना है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब ध्यान से एक एक स्टेप करके इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको अगर मैं पहले सॉल्व कर लूँ तो ये हो गया 4/5। इसके आगे ही लिखता हूँ, यहाँ से मैं 360 को कॉमन ले लूँगा, 360 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा मेरा 1/x माइनस 1/x + 5 इज इक्वल टू 4/5। अब ये 4 से ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 90। अब ध्यान से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कोई भी स्टेप कोशिश करिए, कोई भी स्टेप आप लोग मिस ना करें। इस 90 को मैं नीचे भेज दूंगा और यहाँ पे आई विल टेक एलसीएम लूँगा तो ये आ जाएगा x + 5 माइनस x
माइनस एक्स अपॉन ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू, यहाँ बचा 1 अपॉन 19 टू 5 हुआ मेरा 450, 19 टू 5 हो गया मेरा 450। अब देखिए यहाँ से ये एक्स से एक्स कट गया, तो ये हो जाएगा मेरा 450 ऊपर चला जाएगा, 450 मल्टीप्लाइड बाय 5 अगर मैं करता हूँ तो वो निकल के आता है 2250 इज इक्वल टू, इसको भी मल्टीप्लाई कर दूँ और ऊपर भेज दूँ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में मुझे लिखना है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2250 इक्वल टू 0। अब ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है। अब हमको इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करना है, तो 2250 के फैक्टर्स बनाएंगे, 2250 के ही बनाएंगे क्योंकि x के साथ तो 1 है, 1 के फैक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो 2250 के फैक्टर जो हमारे निकलेंगे वो होगा सबसे पहले 3 इंटू 3 9 इंटू 5 45 इंटू 5 225 इंटू 5 और इंटू 2, तो ये 2250 हो गया। अब मेरे को 5 क्रिएट करना है, मुझे क्रिएट करना है 5, तो ये कैसे हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा, यस हो गया, ये हो गया 45 एंड 50। चलिए करते हैं, एक्स स्क्वायर दोबारा से प्लस 5x है तो प्लस आएगा मेरा 50x के साथ, माइनस 45x माइनस 2250 x प्लस 50 माइनस 45 x प्लस 50 इक्वल टू 0। तो ये हो गया x माइनस 45 x प्लस 50 इक्वल टू 0। x की वैल्यू मेरी निकल के आ गई 45 और x की वैल्यू निकल के आ गई मेरी माइनस 50। अब दोबारा से, क्योंकि x की वैल्यू हमारी स्पीड है, तो स्पीड हमारी कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती, स्पीड कैन नेवर बी इन नेगेटिव। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 45, तो हमारे जिस क्वेश्चन का आंसर हो गया दैट इज ओरिजिनल स्पीड इज इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर, जो कि इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंपॉर्टेंट स्टेप जो आपका है वो ये वाला है। अगर इसको आपने सही से फॉर्म कर लिया, देखिए उसके बाद तो खाली इक्वेशन को सॉल्व ही करना है ना। और हम लोग तो 8th क्लास से 9th क्लास से इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। जब से हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ना स्टार्ट किया है, तब से हम लोग इक्वेशन को सॉल्व ही करते आ रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे ये है कि हमको इक्वेशन को फॉर्म करेक्ट करना है। सही अगर इक्वेशन हमने फॉर्म कर ली, करेक्ट इक्वेशन हमने फॉर्म कर ली, तो हमारा आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं आएगा, है ना। तो आंसर हो गया हमारा 45 किलोमीटर पर आवर। बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ कि आप बार बार इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। चलिए, जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एट प्रेजेंट द आशाज एज इन ईयर्स इज 2 more than द स्क्वायर ऑफ अ डॉटर्स निशाज एज। तो अगर मैं मान लूँ कि लेट निशाज एज बी x, तो आशा की एज क्या हो गई, आशाज एज विल बी 2 more than द स्क्वायर ऑफ डॉटर्स एज। तो निशा का एज का स्क्वायर कर दूं और उसमें 2 ऐड कर दूं, तो ये उन दोनों की प्रेजेंट एज निकल गई। ये निशा की एज निकल गई प्रेजेंट, और ये आशा की प्रेजेंट एज निकल गई। अब इसके बाद हमको क्या दे रखा है, व्हेन निशा ग्रोज टू हर मदर्स प्रेजेंट एज। अब देखिए ये लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में यही है समझने वाली। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात करता हूँ दो लोगों की, एक की एज है लेट से 10 साल और एक की एज है लेट से 3 साल, और मैं ये कह रहा हूँ कि 3 साल वाला 10 साल वाले की उम्र तक जब पहुँच जाता है, तो सवाल ये है कि कितने साल के बाद वो 10 साल का हो जाएगा। ऑब्वियसली सी बात है, हमको सीधा सीधा दिख रहा है कि ये 7 साल के बाद 10 साल का हो जाएगा। अच्छा मुझे बताइए, अगर 7 साल के बाद ये 3 साल की उम्र वाला लड़का या जो भी है वो अगर 10 साल का हो रहा है 7 साल के बाद, तो क्या 7 साल तक इसकी उम्र स्टेबल रहेगी या फिर इसकी एज भी बढ़ेगी? इसकी एज भी बढ़ेगी। तो 7 साल के बाद इसकी एज में भी +7 कर दूंगा, तो ये इंसान भी तो 17 का हो जाएगा। तो वो चीज़ हमको यहाँ पे देखनी है कि इन दोनों की एज का डिफरेंस अभी क्या है। एज डिफरेंस है
ऑब्वियसली बात है बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस एक्स। अब दे रखा है व्हेन निशा ग्रोज टू हर मदर्स प्रेजेंट एज आशाज एज वुड बी 1 लेस देन 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा। अब निशा जब अपनी मम्मी की एज की हो गई, मतलब उसने इतना एज को क्रॉस कर लिया, तो मेरा आपसे सवाल है कि क्या आशा भी तो इतनी एज को क्रॉस करेगी? तो उस समय आशा की एज क्या होगी? प्रेजेंट एज अगर आशा की एक्स स्क्वायर प्लस टू है, तो इतने साल के बाद इतनी एज, इतने को प्लस भी तो करना पड़ेगा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस एक्स। और यहाँ पे हमको दे रखा है इतने साल के बाद आशा वुड बी 1 ईयर लेस देन 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा। प्रेजेंट एज हमको निशा की दे रखी एक्स, तो 10 टाइम्स 10x, 1 लेस देन मतलब माइनस। तो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर इतने साल अगर निशा की एज बढ़ी है तो आशा की एज भी बढ़ेगी। अब बस इसको हमको सॉल्व करना है। ये हो गया मेरा 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10x माइनस 1। अब वेरिएबल को सॉल्व कर लेते हैं, कांस्टेंट को सॉल्व कर लेते हैं। सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूँ, माइनस एक्स माइनस 10, ये हो जाएगा माइनस 11x, और ये यहाँ पे हो जाएगा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब बस इस स्टेटमेंट को हमको सॉल्व करना है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, 2x स्क्वायर, अब ये दे रखा है हमको फैक्टर हो गया इसका 2 और 5 10, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 11 को लिख सकता हूँ मैं माइनस 10x माइनस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन, x माइनस 10, सॉरी x माइनस 5 क्योंकि 2 कॉमन ले लिया, माइनस 5, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 बचेगा इक्वल टू 0। इसको अगर सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 1/2 और x की वैल्यू आ गई मेरी 5, x की वैल्यू आ गई 5। अब यहाँ पे दोबारा से वी विल इग्नोर 1/2 क्योंकि ईयर्स में दे रखी है और ये 1/2 तो 6 मंथ्स हो गए, तो वी विल इग्नोर 1/2। तो निशा की एज जो निकल जाएगी, निशाज एज विल बी 5 ईयर्स एंड आशाज एज क्या होगी? प्रेजेंट एज, आशाज प्रेजेंट एज विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर माने 25 प्लस 2, इट वुड बी 27 ईयर्स, जो कि इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे यहाँ पे लाइन थी वो यही लाइन थी कि व्हेन निशा ग्रोज टू हर मदर्स प्रेजेंट एज। तो अगर निशा की कितनी भी एज बढ़ रही है, निशा की एज इतनी बढ़ रही है, तो उतनी ही एज हमको आशा की एज में भी प्लस करने, उतने ईयर्स हमको आशा की एज में भी प्लस करने हैं। उससे आप लोग का ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये चीज़ देखी होगी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए है वो ये है कि हमको इक्वेशन को फॉर्म करना है। जो कंडीशन हमको क्वेश्चन में दे रखी है उसको हमको सॉल्व करना है। एक बार अगर इक्वेशन सही से मतलब ठीक फॉर्म हो गई, उसके बाद आंसर निकालना तो बहुत आसान हो जाएगा। यस, तो ये सारे थे हम लोगों के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस। आई होप कि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए ताकि वो लोग भी इसको समझ पाएँ, टॉपिक्स को समझ पाएँ। बाकी कोई भी क्वेरी अगर आपको होती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं सारे के सारे क्वेश्चंस का, क्वेरीज का, डाउट्स का आंसर देने का ट्राई करूँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक जो भी बुक आपके पास है उससे प्रैक्टिस करिए, और ये जो 10 क्वेश्चन हमने करे, मैं चाहता हूँ इसकी भी आप दोबारा से प्रैक्टिस करिए ताकि आप इन क्वेश्चंस को भूलें ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।